हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि धूमिल जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है रोटी और संसद, इसे लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि कवि धूमिल जी जन कवि हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से यानी अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र हुआ था, मुक्त हुआ था, आज़ाद हुआ था, तब हम भारतीयों ने क्या सपना देखा था कि अब हम आज़ाद भारत में बहुत ही खुशहाली के साथ जीवन यापन करेंगे। लेकिन यह जो सपना लोगों ने देखा था, उस सपने का मोह भंग हो गया। क्यों? हमारे देश की सत्ता जो है ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो स्वयं के स्वार्थ सिद्धि में ही लगी रही, जिन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। उन्हें आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। तो रोटी और संसद कविता में इसी आज़ादी के सपनों की मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया गया है। कवि धूमिल जी ने जनता के मन के आक्रोश को, उनके मन की व्यथा को इस कविता में प्रस्तुत किया है। जिस व्यवस्था ने जनता को ठगा, जिस व्यवस्था ने जनता को छला है, उसे आईना दिखाना ही कवि का परम लक्ष्य है। अब चलिए मैं कविता को पढ़ती हूँ। देखिए, रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है वह यही है कि संसद, जिसे आप लोग क्या जानते हैं, पार्लियामेंट। इसके अतिरिक्त और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कठिन हो। अब चलिए मैं इसका प्रसंग समझाती हूँ। तो प्रस्तुत कविता में कवि धूमिल जी ने आज़ादी के सपनों की जो मोहभंग की पीड़ा है और आक्रोश को व्यक्त किया है कि सामान्य जनता में व्यवस्था के प्रति कितना आक्रोश है, जिस व्यवस्था ने जनता को ठगा है, छला है। कवि ने इस कविता में उसी आक्रोश को व्यक्त किया है, उसी पीड़ा को व्यक्त किया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे देश की जनता की आंखों में एक ही सपना था कि वे आज़ाद भारत में श्वास लेंगे। अब उन पर अत्याचार नहीं होगा, उनका शोषण नहीं होगा, परंतु उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि हमारे देश की सत्ता जिनके हाथों में चली गई, वे सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे थे। उन्हें जनता की जरा भी परवाह नहीं थी। तो इसी आक्रोश को, इसी पीड़ा को कवि ने इस कविता में अभिव्यक्त किया है। एक आदमी रोटी बेलता है। यह आदमी कौन है? यह आदमी है हमारे देश के किसान। किसान क्या करते हैं? खेतों में हल चलाते हैं और मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाते हैं। और वो जो अनाज है, उस अनाज से क्या बनता है? रोटी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक आदमी रोटी बेलता है, यानी एक आदमी अर्थात किसान क्या करता है? रोटी बेलता है, यानी वह रोटी पैदा करता है। और वह रोटी किससे बनती है? अनाज से। उसी अनाज को किसान पैदा करता है। इसलिए कहा गया है कि एक आदमी रोटी बेलता है। रोटी बेलने का अर्थ है जो हम लोग घर में चकला बेलना में रोटी बेलते हैं, ये नहीं। यहाँ पर बेलने का अर्थ है अनाज उगाना। तो यह अनाज उगाने का कार्य कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। हम अपने देश में क्या देखते हैं कि किसान जो है रात दिन मेहनत करता है, धूप वर्षा गर्मी की परवाह किए बिना खेतों में काम करके अनाज उगाता है, जिस अनाज से रोटी बनती है। यानी रोटी को बनाने वाला कौन है? किसान है। परंतु वही किसान आज क्या है? सर्वहारा कहलाता है। आज किसान की कितनी दयनीय स्थिति है। आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा कि कितने जगह पर किसान क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। क्या वजह है कि किसान को आत्महत्या करनी पड़ी? अब देखिए, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी, यहाँ पर अर्थ है एक आदमी से हम, आप, हमारे देश की जनता, जो क्या करती है? उस अनाज से अपना पेट भरती है। किस तरह से? रोटी बनाकर। यानी हम सब साधारण जनता जो है रोटी से अपना पेट भरते हैं। इसलिए कहा गया है रोटी खाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया साधारण जनता।
एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि बताते हैं कि एक पहला आदमी है जो है किसान, जो अनाज पैदा करता है। दूसरा आदमी जो रोटी खाता है वह है साधारण जनता। लेकिन अब यहाँ पर तीसरे आदमी का जिक्र आया है कि यह तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। यानी यह तीसरा आदमी ना तो अनाज का पैदावार करता है किसान की तरह, ना ही साधारण जनता की तरह रोटी खाता है। उस आदमी के लिए कवि क्या लिखते हैं? मैं पूछता हूं। मैं अर्थात यहाँ पर मैं कौन है? मैं है कवि। कवि पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यह तीसरा आदमी कौन है? कवि यह सवाल करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कवि यह सवाल करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है जो ना किसान की तरह अनाज पैदा करता है, जो ना साधारण मनुष्य की तरह रोटी खाता है। यह तीसरा आदमी तो सिर्फ रोटी से खेलता है, तो यह तीसरा आदमी आखिर है कौन? इस पर कवि को कोई जवाब नहीं मिलता है। कवि कहते हैं मेरे देश की संसद मौन है। यानी इस सत्य पर, इस कड़वे प्रश्न पर देश की संसद क्या हो जाती है? मौन हो जाती है। मौन का अर्थ हो जाता है चुप होना। हमारे देश की संसद क्या है? चुप हो जाती है। तो यहां पर कवि ने बतलाना चाहा है कि यह तीसरा आदमी कौन है? यह तीसरा आदमी है जमाखोर, जिसे हम दलाल भी कह सकते हैं, जिसे हम बिचौली भी कह सकते हैं। यानी यहां पर कवि ने भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है। जो बिचौली होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो क्या करते हैं? किसान के अनाज को कम दाम में खरीदते हैं। यानी किसान जब अपने खेत से अनाज को लेकर के मंडी तक पहुंचता है उसे बेचने के लिए, तो ये बिचौली, ये दलाल क्या करते हैं? उसे कम दाम में खरीदते हैं। और जब ये बिचौली और दलाल इस अनाज को बेचते हैं साधारण जनता के पास, तो इसे अधिक दाम में बेचते हैं। इस तरह से ये एक तरफ किसान को ठगते हैं, दूसरी तरफ जनता को ठगते हैं। और इस प्रक्रिया में जमाखोर का बहुत महत्व है कि ये लोग अनाज को क्या करते हैं? जमा कर लेते हैं और जमा करके बाजार में उस अनाज की कमी बतलाते हैं, वहाँ पर क्राइसिस पैदा करते हैं, जिससे उस अनाज का दाम बढ़ जाए। क्योंकि जब अनाज की मांग बढ़ जाएगी तब ये क्या करेंगे? ये अधिक कीमत में बेचेंगे। इस तरह से हमारे देश की जो भोली भाली जनता है उसे विभिन्न प्रकार से ठगा जा रहा है। तो यहाँ पर कवि ने इसी भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया है। और इस भ्रष्टाचार के बारे में जब कवि सवाल करते हैं तो हमारे देश की संसद वहाँ पर चुप हो जाती है, वो इसका कोई जवाब नहीं देती है। इसी बात को कवि ने यहाँ पर व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया है कि मेरे देश की संसद मौन है, कि हमारे देश के संसद में जो बड़े बड़े नेता हैं वे भी इस विकराल समस्या पर चुप्पी साध लेते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि इस जमाखोरी का अंत कैसे किया जाए, भ्रष्टाचार का अंत कैसे किया जाए, किसानों को कैसे लाभ मिले, साधारण जनता को कैसी सुविधाएं प्रदान की जाए। इन सारी बातों से वे सभी क्या होते हैं? निर्लिप्त रहते हैं। उन्हें इनकी कोई चिंता नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश की संसद मौन हो जाती है, चुप्पी साध लेती है। इसी सत्य को कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस कविता में 3 बार आदमी शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले जो एक आदमी आया है वह किसान के लिए है। दूसरी बार एक आदमी का प्रयोग साधारण जनता के लिए है। और तीसरी बार एक आदमी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो जमाखोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दलाल हैं, जो बिचौली हैं, उन लोगों के लिए किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।